जय भोलेनाथ। हाँ जी दोस्तों, अभी बज रहा है सुबह का 5:55। कुछ ऐसे ही चल रहा है मेरे साथ, मेरे वीडियो के साथ। सबसे पहले इस शिवरात्रि के पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं अभी सुबह 4 बजे ही हमारे नगर के जो शिव मंदिर है वहाँ जाकर मैंने शिवरात्रि की पूजा कर ली, क्योंकि मुझे पता है कि फिर अब दिन भर हमारे शिव जी बहुत बिजी हो जाएंगे अपने अन्य भक्तों के साथ। तो मुझे एक मौका मिला कि हमारे नगर के शिवलिंग में सबसे पहली माला मेरी चढ़ी। मुझे बहुत खुशी हुई, आराम से पूजा करी, वरना आज के दिन तो पूजा करने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। चलिए ये जो वीडियो है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हो सकता है कि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाए, पर इस महाशिवरात्रि में मैं आप लोगों के लिए एक आई ओपनिंग वीडियो लेके आना चाहती थी। तो मैंने प्रयास किया है, हमारी डिवाइन फेमिनिन ने भी प्रयास किया है आप लोगों को सच्चाई से आपका सामना कराने का, एक एक धुंध से आपको दूर हटाने का। चलिए, आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो पहले एक अपना ही एक एक्सपीरियंस 31 दिसंबर 2021, अभी हाल ही के 2 महीने पहले का एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। फिर हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। मैं 31 दिसंबर 2021 को काशी प्रांत गई थी, वहाँ के विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। हालांकि हमने वीआईपी पास लिया था, पर तब भी वीआईपी पास में भी बहुत बहुत भीड़ थी। ऐसा लगा कि पता नहीं दर्शन हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन इतनी भीड़ में मैंने दूर से अपनी बेलपत्री जब बाबा को के लिए सिर्फ उछाली, यू वोंट बिलीव, वो बेलपत्री सीधे जो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है उस लिंग के ऊपर गई। मेरे लिए इस आने वाले साल का पहला मिरेकल था। बाई चांस मैं गलत लाइन में लग गई थी, क्योंकि मुझे आरती का समय दिया गया था। तो एक सिर्फ जो दर्शन मात्र करते हैं उस लाइन में जब मैं लग गई थी, तो मुझे बाबा के पूरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। फिर जब मैं सही लाइन में आई तो वहाँ से मैंने बेलपत्र उछाला, तो सीधे बाबा के ज्योतिर्लिंग के ऊपर गया, जो मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। लेकिन दर्शन होना उस वक़्त भी बहुत मुश्किल था। पता नहीं, मेरी जो पूजा की टोकरी थी, तो मैंने वहाँ पंडित जी की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाया, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। लेकिन पंडित जी ने सिर्फ मेरे ही प्रसाद को उठा के बाबा के ज्योतिर्लिंग को छुआ के मुझे वापस किया। ये आने वाले 2022 का एक बहुत ही बड़ा उपहार था मेरे लिए, कि इतने अच्छे से मैंने 31 दिसंबर को बाबा के दर्शन किए। उन्होंने मेरी जो पूजा थी स्वीकार कर ली। ऐसे ही आज भी हुआ कि सुबह जब 4 बजे मैं पूजा करने गई थी अपने नगर के उसमें, तो मेरे बाद कोई और भी आए थे, उन्होंने बेल फल चढ़ाया था, और एकदम से वो बेल फल मेरे पास आके गिरा, जैसे बाबा ने मुझे प्रसाद दिया है। तो आज का त्यौहार मेरा बहुत ही खूबसूरत मना। चलिए, वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए पहले मैं एक जिस्ट बताना चाहूँगी इस वीडियो का। ये आई ओपनिंग वीडियो है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए, विजुलाइज करते हुए मेरी इस बात को सुनिए। सपोज मान लीजिए कि आपकी लाइफ में कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम आया था या आया है, या आप किसी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी से डील कर रहे हो, या कोई ऐसी टॉक्सिक कार्मिक पर्सनालिटी से डील कर रहे हो। मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिए, मैं सुबह सुबह ये वीडियो बना रही हूँ। चलिए, वो आपकी लाइफ में आए और आपको उनसे बहुत ही गहरा प्यार हो गया, ठीक है। और गहरा प्यार इतना कि आपने उस इंसान से, चाहे वो नार्सिसिस्टिक पर्सन हो, या वो फॉल्स ट्विन फ्लेम हो, या वो कार्मिक पर्सन हो, ठीक है, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आप उससे डील कर रहे हो। इन द बिगनिंग वो आपकी लाइफ में बहुत ही गहरा प्यार बन के आया, जिसने एक प्रकार से इमोशनल इम्प्लांट आपके अंदर डाल दिया, ठीक है। मतलब आपको ये लगा कि बस यही बंदा सब कुछ है, ये एग्जैक्ट वो है जो मैं चाहती हूँ। आई मीन, उतना प्यार कर रहा है कि आप बिल्कुल इमोशनली एडिक्टेड हो गए।
अब ये एडिक्टेड मतलब क्या होता है? एडिक्शन मतलब कि उसने अपने सारे जो इमोशनल इम्प्लांट्स थे, साइकिक इम्प्लांट्स थे, ठीक है? आप अपनी जो कॉर्ड थी, साइकिक कॉर्ड थी, वो सारे आपके चक्रा में डाल दी, ठीक है? और अब आप उनके एडिक्टेड हो गए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कहो कि मेरा जो पर्सन है या मेरा जो जिस जिस कामिक से मैं डील कर रही थी अपनी ज़िंदगी में या कर रही हूँ, ठीक है? वो कोई इतना बहुत ज़्यादा हैंडसम नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है या वो बहुत ज़्यादा पैम्पर नहीं करता है, वो मुझे कुछ भी नहीं दे रहा है, इनफैक्ट कुछ नहीं दे रही है, दे रहा है, बल्कि मुझे अब्यूज़ कर रही है या कर रहा है, मुझसे सिर्फ लिए जा रहा है, पर पता नहीं क्यों मैं उसकी गिरफ्त से निकल नहीं पा रहा, निकल नहीं पा रही। पता नहीं वो ऐसा कौन सी चीज़ है जिसने मुझे मतलब जकड़ के रखा हुआ है, मैं एडिक्टेड चरस की तरह एडिक्टेड हो गई हूँ, और वो है वो कॉर्ड्स जो उसने आपके सारे चक्रास में डाल के रखी हुई हैं। और एक जो एक बिजली का तार नहीं होता है कि वहाँ से बिजली बहती रहती है, ठीक है? जब उसने इमोशनली आपके साथ इन द बिगनिंग पैम्पर करके वो कॉर्ड डाल दी है, और अब वहाँ से बिजली का फ्लो, आपकी आपकी एनर्जी का फ्लो चालू हो गया। अब वो इंसान ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया या अब्यूज़ करना शुरू कर दिया या आपके संग गेम मैनिपुलेशन या अब्यूसिव बिहेवियर शुरू कर दिया, फिर भी आप उस इंसान की गिरफ्त से निकल नहीं सकते, क्योंकि वो जो कॉर्ड से वो कंटिन्यूसली आपकी एनर्जी बह रही है, बह रही है, बह रही है, ठीक है? और यही कारण है। चलिए फॉर एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कि अगर आपको अपने पर्सन से, अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम से या कार्मिक से या किसी ऐसे इंसान से कुछ कहने में डर लगता है, तो आपको पेट में दर्द करता होगा, सेक्रल में दर्द करता होगा, तो आप फियर की एनर्जी से ऑपरेट करो, मतलब वहाँ पर कॉर्ड पड़ी है। अगर आपको एकदम से पैनिक वाली उसके लिए एनर्जी फील होती है, लाइक कि बहुत तेज़ उससे बात करने का मन कर रहा है, बहुत तेज़ सेंसेशन हो रहा है, जैसे कि एक तड़प हो रही है, तो ये यहाँ पर आपके हार्ट चक्रा में कॉर्ड कनेक्टेड है या थर्ड आई में कनेक्टेड है या आपके ब्रेन में कनेक्ट एक इम्प्लांट डाल दिया है कि आपको आपके दिमाग में वो चल रहे हैं, और मतलब आपको बार बार याद आ रही है या आप ना चाहते हुए भी दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होती है, इस कॉर्ड से आप लोग गिरफ्त हैं। और कुछ नहीं तो अगर आपने सोच लिया कि नहीं मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे सिर्फ इनर वर्क पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है, आपने सोच लिया, तब भी टेलीपैथिकली, क्योंकि कॉर्ड कनेक्टेड है, अब आप अगर एनर्जी नहीं भी दोगे तो टेलीपैथिकली वो आपको याद कर करके अपनी सेंसेशंस आपको भेजेंगे, एंड यू विल बी बाउंड टू कनेक्ट विद देम कि मुझे बहुत तेज़ याद आ रही है, मुझे बात करना ही है। आप लोग बोलते हो ना मुझे बहुत ज़्यादा लाइक तड़प हो रही है, एनर्जी फील हो रही है, शायद वहाँ से कुछ ठीक नहीं है, लाइक दिस। तो ये भी एक चीज़ है जिसके आप शिकार हो रहे हो, एंड कंटिन्यूसली आपकी एनर्जी फ्लो हो रही है। तो जितना ज़्यादा आप वहाँ पर फोकस रखते हो, वहाँ पर ग्रोथ होती है, और वहाँ पर जब उनको ऑटोमेटिकली दूर से एनर्जी मिल रही है, तो वो आपके पास आपको और इग्नोर करते हैं और ड्रामा करते हैं। अब मेन चीज़ है कि इस गिरफ्त से, इस कॉर्ड से कैसे निकलना है, कैसे बचना है, ये मैं बताऊंगी आपको अपने सेकंड पार्ट 2 में, क्योंकि इसके पहले जो हमारी डिवाइन फेमिनिन ने बताया है, उस वीडियो को सुनना पहले ज़रूरी है, फॉर मोर क्लैरिटी टिल एंड, ठीक है दोस्तों? बिकॉज़ वो वीडियो अगर आप अभी सुन लेंगे, तब मैं आपको क्या निवारण है, कैसे इससे बचा जाए, अच्छे से समझा पाऊँगी। तो चलिए अब हम डिवाइन फेमिनिन को सुनते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या आई ओपनिंग वीडियो बनाया है। हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। सो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो डीएनए मॉडिफिकेशन के ऊपर बनाने वाली हूँ, एंड ये डीएनए मॉडिफिकेशन का साइंस से कोई लेना देना नहीं है। आई मीन मैं पहले क्लैरिफाई करी हूँ कि अगर ये आप कोई टेक्स्ट बुक स्टडी या स्कूल या करिकुलम स्टडी से मैच करेंगे, सो ये उसके टर्म्स में नहीं है, बट फ्रॉम अ गैलेक्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमन बींग्स ऐसे स्पेशीज़ क्रिएट किए हुए थे एंड उनका डीएनए मॉडिफाई कैसे हुआ था, इट इज़ ऑल अबाउट इट।
ठीक है। एंड ऑल्सो जो हम इसमें कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं अबाउट एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन दिस प्लानट, वो हमारे जो स्कूल टीचिंग्स है लाइक चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है उससे मैच नहीं होगा एग्जैक्टली, बट ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, जो एक जिसमें एलियन स्पीशीज़ के बारे में थोड़ा सा मेंशन रहेगा एंड व्हाई ह्यूमन बींग्स वर क्रिएटेड एज अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। ओके, सो लेट्स बिगिन। डीएनए होता क्या है? जैसे कि हम सब ने स्कूल में साइंस में पढ़ा है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ आवर सेल्स। ठीक है, सो जब फ्रॉम अ साइंस पॉइंट ऑफ व्यू हमारा जो 3% डीएनए है, ओनली 3% इज़ नोन, बाकी 97 to 95% साइंटिस्ट को वो एक मिस्ट्री लगता है विच दे आर नॉट अवेयर ऑफ। ठीक है, एंड ये 95 एंड जैसे कि हमें पता है कि डीएनए से हमें हमारी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री या एवोल्यूशन का हिस्ट्री पता चल सकता है व्हेन वी स्टडी अ पर्सन्स डीएनए। तो जो हम या साइंटिस्ट आज तक समझ पाए हैं वो सिर्फ ये 3% to 5% ऑफ नोन डीएनए को समझ पाए हैं, बाकी 95 to 97% इज़ अ मिस्ट्री। सो ज़रा सोचिए कि कितना, जब 3% to 5% स्टडी करके हम इतना सब कुछ जान पाए हैं अबाउट द ह्यूमन एवोल्यूशन, अगर ये 95 मिस्टीरियस या जो रैंडम डीएनए है उसकी स्टडी होगी, सो कितना और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें समझ में आएगा। ओके, तो ये 97% डीएनए एक तरह का स्टार सीड डीएनए भी बोल सकते हैं, जिसे हम स्पिरिचुअली समझेंगे। ओके, फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो जो डिटेल्स मैं आपको अभी शेयर करने जा रही हूँ, एक्चुअली ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर कई थ्योरीज हैं, ऑलमोस्ट सारी मिलती जुलती हैं बट थोड़े वेरिएशंस के साथ। बट ये जो डिटेल्स हैं ये एक सुमेरियन टैबलेट्स, जो सुमेरियंस जब अपने प्लानट में आए थे, ओके, और उन्होंने टैबलेट यानी पत्थर पे कई चीज़ें थ्रू एनग्रेविंग्स उनकी लैंग्वेज में लिखी थी ऑलमोस्ट 6000 साल पहले। वो एक एक्सकवेशन में मिली थी और मतलब एक खुदाई में मिली थी, और एक साइंटिस्ट ने उसको, एक आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको ट्रांसलेट किया था। तो सुमेरियंस कौन थे? ठीक है, जो प्लैनेट पे विंग्ड बीइंग्स या जायंट बीइंग्स जिनके विंग्स थे, लोग हिस्टोरिकली वैसा बताते हैं। सो दे वर सुमेरियंस एंड दे वर फाउंडर्स ऑफ सेलेस्टियल साइंस। ओके, उन्हें सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स के बारे में बहुत डीप नॉलेज था सुमेरियंस को। तो उनके जो नोट्स हैं या उनके जो स्टोन के एनग्रेविंग्स हैं उसमें ये लिखा है, उसके हिसाब से स्टोरी है कि अर्थ में सबसे पहले आने वाली जो स्पीशीज़ थी वो थे अनुनाकी, और ये अनुनाकी आए थे एक प्लैनेट निबिरू से। ठीक है, तो निबिरू पे हुआ क्या था कि उन्होंने अपने ही जो इन्वेंशंस है या जो उनकी टेक्नोलॉजी है एंड वॉर, न्यूक्लियर वॉर से अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उनका इन्वायरमेंट एक कोलैप्स के वर्ड्स पे था निबिरू प्लैनेट का। तो वो प्लैनेट के इन्वायरमेंट को रिस्टोर करने के लिए उनको गोल्ड चाहिए था, एंड वो लोग कई प्लैनेट्स को एक्सप्लोर कर रहे थे जहाँ से उनको गोल्ड मिल पाए, और वो गोल्ड से उन लोग अपना प्लैनेट रिस्टोर करेंगे, और उनकी बॉडीज़ को के सेल्स को भी गोल्ड की ज़रूरत थी, बिकॉज गोल्ड उनके प्लैनेट के एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। सो दे वांटेड गोल्ड फॉर इट, कि उनकी भी लाइफ बढ़ जाए उनके सेल्स की, और वो अर्थ पे आए गोल्ड ढूंढते हुए। अब सिर्फ निबिरू सिर्फ अनुनाकीज नहीं आए, और साथ में और कई रेसेस गोल्ड को ढूंढते ढूंढते बहुत सारे प्लानिटरी रेसेस आए थे, लाइक चुलपाज या वायराकोचाज एंड सजराज आर नथिंग बट दी रेप्टिलियंस, और भी कई सारी रेसेस आए। एंड वो सब गोल्ड माइनिंग के लिए दे वांटेड टू क्रिएट अ रेस। ठीक है, रेस यानी एक स्पीशीज़ क्रिएट करना चाहते थे जो उनको गोल्ड एक्सकवेशन या गोल्ड प्लैनेट से निकालने के लिए, खोद के निकालने के लिए उस काम में लगा सके वो स्पीशीज़ को। तो उन्होंने अपने सारे डीएनए, सारी रेसेस ने, सारी अलग अलग प्लैनेटरी स्पीशीज़ ने अपने डीएनए को मिक्स एंड मैच करके कई तरह की स्पीशीज़ क्रिएट करने की कोशिश की, एंड उसमें से जो सबसे एफिशिएंट स्पीशीज़ बनी वो ह्यूमंस थे। ओके, बट ह्यूमंस, सो हम ह्यूमन बींग्स जो इनिशियली बने थे, दे आर प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलियन रेसेस, एंड दे वर मेड सो एफिशिएंटली ह्यूमन
स्पीशीज़ थ्रू डीएनए एक्सपेरिमेंट कि वो बहुत ही रैपिडली इवॉल्व होने लगे, दे वर इंटेलिजेंट बींग्स एंड ये फिर बाकी स्पीशीज़ के लिए थ्रेट बनने लगे, ठीक है, क्योंकि वो अब अपने आप में इंडिविजुअल्स थे, दे वर केपेबल कि वो खुद का एवोल्यूशन अपने आप कर सके और वो हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे बिकॉज ह्यूमंस वर इंटेलिजेंट बींग्स, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द ह्यूमन स्पीशीज़ केम इनटू एवोल्यूशन। एंड देन अगर आप इजिप्शियन स्क्रिप्चर्स में भी देखें, उनकी एनग्रेविंग या कार्विंग्स में देखें तो आपको बहुत सारे गॉड्स दिखाई देंगे या कुछ ग्रीक गॉड दिखाई देंगे जिनका कैट का फेस है या लॉयन का फेस है। सो इट्स नॉट लाइक वो हमारे अर्थ के एनिमल्स को रिजेंबल करते हैं, इट्स द ऑपोजिट, लाइक उन गैलेक्टिक रेसेस से एनिमल स्पीशीज़ बने हैं। आई मीन उनके डीएनए यूज़ करके उन्होंने प्लैनेट अर्थ में कई तरह की एनिमल स्पीशीज़ बनाए हैं अलग अलग रेसेस में। सो हमारे एनिमल्स इनफैक्ट उन्हें रिजेंबल करते हैं। फिर आगे ये हुआ कि अब ह्यूमंस तो थ्रेट बन गए बाकी स्पीशीज़ के लिए, तो इन स्पीशीज़ ने डिसाइड किया कि उनके डीएनए का एक पोर्शन डीएक्टिवेट करते हैं और उन्हें एमनीजिया यानी मेमोरी लॉस के स्टेट में भेज देते हैं जहां उन्हें अपना फुल पोटेंशियल याद नहीं रहेगा, ठीक है। जो 12 स्ट्रैंड डीएनए का उन्हें उनके पास ह्यूमंस के पास पावर है उन्हें वो नहीं मिलेगा, वो सिर्फ बीइंग्स रह जाएंगे विद सोल्स एंड कॉन्शियसनेस। ओके, सो इनिशियली जब ये एक्सपेरिमेंट्स भी हुए थे वो द काउंसिल ऑफ लाइट को की नॉलेज में हुए थे, बट ये वाला जो प्रोसेस था जो डीएनए एक्टिवेट करने का, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज जितने भी नेगेटिव बीइंग्स थे जो हमारे प्लैनेट में आए थे गोल्ड को ढूंढते हुए और जिनके डीएनए से एक्सपेरिमेंट करके ह्यूमन बने थे, लाइक ह्यूमंस वर मिक्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पीशीज़। सो वो नेगेटिव बीइंग्स ने इस प्रोसेस का फ़ायदा उठाया जब ह्यूमंस का डीएनए एक्टिवेशन शुरू हुआ था ह्यूमंस को पावरलेस बनाने के लिए। और उन स्पीशीज़ ने हमारे अंदर लाइक ह्यूमंस के अंदर कई तरह के इम्प्लांट डाल दिए, ठीक है। सो ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ है दे आर वेरी लो डायमेंशन बीइंग्स, ठीक है, एंड दे ऑपरेट फ्रॉम मेंटल डायमेंशन, मतलब वो किसी तरह ह्यूमन के मेंटल डायमेंशन से ऑपरेट करते हैं एंड दे हैव द पावर टू मैनिपुलेट अस थ्रू ऑन अ मेंटल लेवल। ओके, सो वो हमारे अंदर कई तरह के बिलीफ सिस्टम्स को भी उन्होंने थ्रू कई तरह के इम्प्लांट्स पुट किए, उसमें से वन ऑफ द इम्प्लांट्स और फ्यू ऑफ द इम्प्लांट्स फॉर अननेसेसरी बिलीफ सिस्टम्स जो उन्होंने इस प्लैनेट के लिए बना दिए थे, सो दैट द ह्यूमन बीइंग्स बिकम प्रिजनर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स के हमें गुलाम बन के रह जाए और सारे बिलीफ सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करने लगे विदाउट एनी क्वेश्चंस, बिना दिमाग लगाए जो जैसे बिलीफ सिस्टम बनाए हमें ट्रैप करने के लिए इस मैट्रिक्स में, हम उसे फॉलो करते रहें, ठीक है। सो ये इम्प्लांट हमारे जो बॉडी का एनर्जेटिक फील्ड है उसे डिस्टॉर्ट करता है एंड जो सोल का ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है या सोल की ओरिजिनल मेमोरी है उसे ब्लॉक करता है। ओके, सो दीज इम्प्लांट्स आर वेरी हार्मफुल बाय द नेगेटिव एंटिटीज़ ऑन द ह्यूमन बींग्स। ओके, सो ये इम्प्लांट्स एक सिंस ह्यूमन बीइंग्स अपनी सोल नॉलेज में नहीं रहते हैं या जब नया ह्यूमन इनकारनेट होता है और जब सोल आती थी उस बॉडी में तो वो अपनी पूरी सोल हिस्ट्री सोल इन्फॉर्मेशन भूल जाती थी आने के बाद बिकॉज ऑफ दीज इम्प्लांट्स एंड रिस्ट्रिक्टेड डीएनए, जो डीएनए डीएक्टिवेट हो गया था। ओके, एंड फिर इससे क्या होता था कि सर्किट ऑफ कर्मा में फंस जाते थे वो डेथ एंड रीबर्थ के साइकिल में बिकॉज ऑफ कर्मा। नाउ हाँ, सो अगेन ये इम्प्लांट क्या करते हैं कि डीएनए के इन्फॉर्मेशंस को ब्लॉक करते हैं, जो ह्यूमन डीएनए में जितना भी इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड है, नॉट जस्ट उनका एवोल्यूशनरी डीएनए बट एक तरह से उनका सोल या स्पिरिचुअल डीएनए, और किसी तरह ह्यूमन बींग्स को इल्यूजन में पुश करके एक तरह के भ्रम में अटैचमेंट्स में पुश करके एक मैट्रिक्स को रियल रखते हैं। तो जब तक हमारी सोल इन्फॉर्मेशन या सोल नॉलेज रिस्ट्रिक्टेड है या वो रिवाइव नहीं हो जाती, हम एक तरह के भ्रम में रहते हैं या इल्यूजन में। आई मीन जो इन दो आँखों को दिखाई दे रहा है हम बस उतनी चीज़ को ही ट्रुथ मानते हैं, वेयर इज द रियलिटी द कॉस्मोस इज वे बियॉन्ड वॉट एवर टू आइज कैन सी। इसलिए वी नीड द थर्ड आई टू अंडरस्टैंड द रियलिटी इन अ बिगर पर्सपेक्टिव। आई मीन ऐसा समझिए कि आप बाहर की दुनिया देख रहे हैं, आपको कई चीज़ें दिखाई दे रही है, किसी ने आपकी आंखों में एक चश्मा लगा दिया जिससे आपको सिर्फ
एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि सिर्फ ग्रीन और ब्लू कलर की चीज़ें दिखने लगेंगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी चीज़ें नहीं हैं, ओके, दे आर देयर, बट बिकॉज ऑफ दैट लिमिटेड अपैरेटस बोल लें या इंस्ट्रूमेंट बोल लें आपकी आंखों पे, हमें सिर्फ उतनी ही दुनिया दिखाई देगी और हम एक भ्रम में जिएंगे कि सिर्फ इतनी ही रियलिटी होती है, ठीक है। सो इस तरह से सोल की मेमोरी लॉस का उन्होंने फ़ायदा उठाया। अब ये नेगेटिव बीइंग्स इतना सब क्यों कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर, या वाई आर दे यूजिंग अस? क्योंकि दे वर वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, एंड जो काउंसिल ऑफ प्लैनेट्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि दीज बींग्स आर ऑफ नो यूज़, तो उनका एवोल्यूशन ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है। दे वर वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, सो ये प्लानिटरी काउंसिल ने या आई जस्ट नो कि वो काउंसिल ऑफ लाइट, आई एम नॉट श्योर वो गैलेक्टिक फेडरेशन है, बट उन्होंने उनका एवोल्यूशन ब्लॉक कर दिया। सो ये स्पीशीज़ तो हैं, बहुत सारे नेगेटिव स्पीशीज़ हैं, एंड दे हैव सोल्स ऑल्सो, बट देन ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन जो उनके डीएनए में या उनकी बॉडीज़ में इम्प्लांट कर दिया, दैट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, ओके। तो अब वो लोग ह्यूमंस को सर्वाइव, अब वो खुद अपना जनरेशन आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, सो दे यूज़ ह्यूमंस एंड सम अदर प्लानिटरी बीइंग्स जो लोअर डायमेंशन में हैं, वो उनको यूज़ करते हैं सर्वाइवल के लिए। और कैसे यूज़ करते हैं? दे फीड ऑन मैनिपुलेटिंग ह्यूमन माइंड्स, ओके, एंड वो एक नेगेटिव एनर्जी कई बार जनरेट करते हैं, जैसे कि थ्रू मीडिया या जो भी कंटेंट आप देखते हैं, ओके, तो वो उस मीडिया के थ्रू या उस कंटेंट के थ्रू में भी आप मूवीज़ देख लीजिए या कोई भी तरह से, सिर्फ वही कंटेंट पुश करते हैं ह्यूमन बींग्स के माइंड में जिस तरह की वो सोसाइटी जनरेट करना चाहते हैं, और वो रिस्ट्रिक्टेड सोसाइटी से उनका ही बेनिफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो सारा कंटेंट देख के या वो सारी चीज़ें देख के ह्यूमन बींग्स का वाइब्रेशन हमेशा लो रहेगा, वो उसी बिलीफ सिस्टम में, उसी लो वाइब्रेशन में हमेशा फंसा रहेगा, फॉलोइंग दैट कंटेंट, एंड उन लो वाइब्रेशंस पे ये स्पीशीज़ फीड करती है, ठीक है। कैसे फीड करती है ये हम आगे देखते हैं। सो सेम वेज जैसे अनुनाकी वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड, अनुनाकी और आप उनको ड्रैको रेप्टिलियंस भी बोल सकते हैं, उन्होंने इसलिए हाइब्रिड स्पीशीज़ या रेसेस वो बनाते रहते हैं आउटसाइड ऑफ प्लैनेट अर्थ ऑल्सो, क्योंकि वो खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ओके, नेचुरली दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। वो अपना डीएनए यूज़ करके कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके एक तरह की लैब में दूसरे प्लानिटरी स्पीशीज़ को भी यूज़ करके दे कीप ऑन क्रिएटिंग न्यू डीएनएज फॉर देयर एवोल्यूशन, ओके। सो इन सारी जो नेगेटिव स्पीशीज़ है उनका सिर्फ रेप्टिलियन ब्रेन काम करता है, दो डोंट हैव एनी इमोशनल ब्रेन, और वो सिर्फ हमें एक तरह से यूज़ करना चाहते हैं फॉर स्लेव्स, ओके, फॉर देयर ग्रोथ। सो जो रेप्टिलियन रेसेस है उनमें सब नेगेटिव नहीं होती है, ऑल्दो अ मेजर पोर्शन ऑफ रेप्टिलियन स्पीशीज़ आर नेगेटिव रेज, बट कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, लाइक जो ओरायन बेल्ट में रहते हैं, ओरायन स्टार सिस्टम में रहते हैं, उनमें से कुछ पॉजिटिव रेप्टिलियंस भी हैं। बाकी कुछ एंटिटीज़ के एग्जाम्पल्स अगेन वो जो सुमेरियन स्क्रिप्चर्स में ही मिले हैं, उसमें हैं कुछ तरह के लार्वल ब्रिंग्स हैं, जैसे आपने साइंस में लार्वा पढ़ा है, ठीक है, एक छोटा सा लार्वा वो खुद नहीं सर्वाइव कर सकता है, उसे एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, तो वो हमारी लाइट पे या हमारी लाइट मतलब लाइट बॉडी पे या सोल पे फीड करता है, सोल एनर्जी पे। उनका कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है, आई मीन दे कैन नॉट प्लान और मेक थिंग्स, ये दे आर जस्ट लाइक पैरासाइट्स जैसे रहते हैं, जो आई मीन एनर्जेटिक बींग्स हैं, नॉट फिजिकल बींग्स, जो हमारी ही ऑरा पे चिपक जाते हैं एंड दे फीड ऑन आवर एनर्जी, ठीक है। देन देर आर प्रेडेटरी रेसेस जो खुद को ह्यूमन बींग्स की तरह दिखा के मैनिफेस्ट करके इस प्लानट पे घूमते हैं। ऑर्गेनिक पोर्टल्स की भी एक रेसेस होती हैं जो एक कलेक्टिव सोल होता है, आई मीन अगर ऑर्गेनिक पोर्टल बींग्स एक 10 के ग्रुप में आए तो वो 10 के 10 लोगों में इंडिविजुअल सोल्स नहीं होंगे, ठीक है, वो पूरे 10 के लोग एक लोगों का एक क्लस्टर मिला के एक सोल या एक कॉन्शियसनेस होता है। लाइक देर आर डिफरेंट सोल्स जो आए हैं, डिफरेंट बींग, सपोज ये हर एक लाइन एक बींग को रिप्रेजेंट करता है और वो एक ग्रुप में आते हैं या एक क्लस्टर में सर्वाइव करते हैं। दे कैन बी स्प्रेड आउट, अलग अलग, ज़रूरी नहीं साथ में है, बट इन सब का एक कॉमन सोर्स या कॉमन कॉन्शियसनेस रहता है जो इन सबको ऑपरेट करता है, ये सारे बींग्स को, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लोगों से मतलब एक एग्जांपल है कि जो एक पॉइंट के बाद चेंज ही नहीं होना चाहते हैं, नॉट देर आर रेगुलर ह्यूमन बींग्स
ऑल्सो जो नहीं चेंज होना चाहते हैं, आई मीन हर कोई ऑर्गेनिक पोर्टल नहीं होता है, बट देन दीज बींग्स डोंट ग्रो एट ऑल स्पिरिचुअली, क्योंकि उनके सिर्फ 3 चक्रास रहते हैं जिससे वो यहाँ वहाँ प्लैनेट में नेविगेट कर सकते हैं। देन देर आर मैनी नेगेटिव क्लोन रेसेस, ओके, लो वॉकिन्स आपको पता है, सो लो वाइब्रेशन वॉकिन्स भी हैं, एंड देन अगेन पैरासिटिक एंटिटीज हु आर लाइक विदाउट एनी इंटेलिजेंस हु जस्ट फीड ऑन आवर सोल। जैसे एक पैरासाइट बायोलॉजी में रहता है, जैसे कोई मीडियम चाहिए रहता है फीड करने के लिए, वैसे ही ये एंटिटीज़ हमारी सोल पे फीड करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रेज का। ग्रेज आर लाइक बी हाइव्स, दे क्रिएट हाइब्रिड रेसेस। वो अलग अलग रेसेस को कंबाइन करके, डीएनए कंबाइन करके हाइब्रिड रेसेस बनाते हैं, और ये जैसे बी हाइव्स में रहती हैं ग्रुप में, वैसे ये रेसेस वर्क करती है एक बड़े ग्रुप बना के। ओके, सो ये लोग को हमसे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब हम व्हेन वी वेक, जब हमारा अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड वी स्टार्ट वॉकिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग, तो उन लोगों ने जो हमारे अंदर ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग डाल दी थी, डीएनएस को ब्लॉक कर दिया था एंड इम्प्लांट्स डाल दिए थे। तो जब हम अवेक होना स्टार्ट होते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम इनकी प्रोग्रामिंग को ब्रेक करके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, सो दे ट्राई देयर बेस्ट टू स्टॉप अस। वेल, नथिंग टू वरी अबाउट इट, क्योंकि ये जो हमारा डीएनए डॉर्मेंट हो चुका है, या जो इतने सारे इम्प्लांट्स हमारे अंदर हैं, वो हटाए कैसे, या ये डीएनए को एक्टिवेट कैसे करें। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, इनर वर्क एंड ओनली इनर वर्क। वर्क ऑन योर चक्रास, वर्क ऑन योर वाइब्रेशंस। जैसे जैसे हमारे वाइब्रेशंस रेज होना स्टार्ट होते हैं, हमारे अंदर से ये सारे नेगेटिव इम्प्लांट्स निकलना स्टार्ट होते हैं। जब हमारे चक्रास हील होते हैं, हम गलत पोर्टल्स बंद करते हैं, वी स्टार्ट रिमूविंग दोज इम्प्लांट्स ऑल्सो। ठीक है, सो डीएनए एक्टिवेट करना, यानी जो हमारा एनर्जी और फिजिकल एनाटॉमी है आपस में लिंक्ड है। ठीक है, सो जैसे आपको पता है कि कोई भी फिजिकल बीमारी बॉडी में बाद में मैनिफेस्ट होती है, पहले वो एक एनर्जेटिक लेवल पे स्टार्ट होती है। तो हर एक चक्रा बॉडी के हर एक पार्ट से एसोसिएटेड होता है, उन चक्रा में प्रॉब्लम होने की वजह से हमें फिजिकल बीमारियाँ होती हैं, राइट। सो जैसे जैसे हम हमारे चक्रास हील करते हैं, स्लोली छोटी छोटी बीमारियाँ जो हमें थी वो होना बंद हो जाती है। फॉर दैट मैटर इवन क्रॉनिक डिजीजेस ऑल्सो स्टॉप। ओके, नाउ और ये डीएनए एक्टिवेशन का सोल्यूशन इज इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है अबाउट दिस साइंटिफिक टर्म्स, सो आई विल नॉट गो इन डिटेल, ऑल्दो हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में। So endocrine glands, which is 7 glands, and hypothalamus. अब ये 7 glands जो endocrine glands है, they correspond to 7 chakras. Okay, again जो हमारे DNA के 12 strands हैं, okay, 12 strands and 2 helices. Okay, तो ये 12 strands should be active, और ये 12 strands correspond करते हैं 12 chakras को, एंड ये 2 helices correspond करती हैं 2 anchor points। तो जब हमारे पूरे 12 चक्रास ऑनलाइन आ जाते हैं, लाइक 7 चक्रास जो हमारे फिजिकल एनर्जी सेंटर्स हैं, प्लस 5 हायर चक्रास, दैट ये कभी और हायर चक्रास भी जानेंगे। ठीक है, एंड ये 2 हेलिसेस करस्पॉन्ड टू 2 एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट्स जो हमारे बॉडी के 15 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे है, दैट इज़ आवर अर्थ चक्रा एंड सोल स्टार चक्रा। सो व्हेन ऑल दीज चक्रास एंड एंकर पॉइंट्स कम ऑनलाइन, तब ऑटोमेटिकली हमारा 12 स्ट्रैंड डीएनए एक्टिवेट होता है। ठीक है, और हम एक माइक्रोकॉस्म है विच इज़ रेप्लिका ऑफ मैक्रोकॉस्म। तो डिवाइन ने जैसा भी यूनिवर्स बनाया है बाहर, पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है। और ये कंसेप्ट समझने के लिए कभी फ्यूचर में आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो, जब मैं कबाला या ट्री ऑफ लाइफ और डिटेल में स्टडी करूँगी, जब कभी भी डिवाइन गाइडेंस आएगा उस तरफ कुछ रिसर्च करने का या नॉलेज गेन करने का, देन वी विल टॉक। बट एक तरह से समझ लीजिए कि हमारे अंदर ही पूरा यूनिवर्स समाया है। ठीक है, तभी हम बोलते हैं कि फोकस ऑन इनर वर्ल्ड, तभी हमारा आउटर वर्ल्ड या आउटर रियलिटी भी चेंज होती है। ओके, अब पुराना एक मिसकंसेप्शन था कि डीएनए इज़ नॉन प्रोग्रामेबल, विच इज़ नॉट ट्रू। जैसे कि हमने देखा, थ्रू अवर इनर वर्क हम हमारा, एंड बाय एक्टिवेटिंग अवर ऑल दी चक्रास, हम हमारा पूरा 12 स्ट्रैंड डीएनए एक्टिवेट कर सकते हैं, एंड वी कैन लिव टू द फुल पोटेंशियल दैट मल्टी डायमेंशनल लाइफ जिसके लिए ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन स्पीशीज़ बने थे। ओके, सो वंस 12 स्ट्रैंड्स एक्टिवेट, हम ये मैट्रिक्स की डुअलिटी से ऊपर उठने लगते हैं, वी स्टार्ट रीचिंग द सोर्स कॉन्शियसनेस और द सोर्स डायमेंशन। ओके, सो इन शॉर्ट
डीएनए एक्टिवेशन का या इम्प्लांट्स निकालने का या ये बीइंग से हमें खुद को प्रोटेक्ट करने का, वी हैव द सोल्यूशन इन अ वर्क विच वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट. ओके, सो ऑरा क्लीनिंग, ऑरा प्रोटेक्टिंग. This was what I wanted to share. I hope this helps. Okay, thank you.